बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का सार। बच्चों, सार याद करने से ये फ़ायदा होता है कि टीचर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, आपको सार आता है तो आप उत्तर दे पाएंगे। इस सार में मैंने आपकी पुस्तक में जो क्वेश्चन हैं उनको भी साथ साथ में लिखा है और ये बताने का प्रयास किया है कि आप इसका उत्तर किन पंक्तियों से छांट सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लेखिका बताती है, हमारा एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से रवाना हुआ। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेखिका काठमांडू कैसे गई, तो हवाई जहाज़ से गई। नमचे बाजार जो शेरपालैंड महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है जहाँ लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा। एवरेस्ट समुद्र के माथे के समान सबसे ऊपर और सागर सबसे नीचे है, इसलिए नेपालियों में यह एवरेस्ट सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। जो उसे अच्छा लगा, क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जा सकता है कि जो मैंने लिखा भी है, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा। आगे बताती है, एक भारी बर्फ़ का फूल जिसे प्लूम कहते हैं जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा उसे लगा। वह शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या उससे भी अधिक गति से तेज़ चलने जब हवा चलती है उसके कारण सूखे बर्फ़ के इकट्ठा होने पर बनता है। क्वेश्चन पूछा है कि लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा, तो आप यहाँ से उत्तर लिखेंगे। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। आगे वो बताती है कि मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमने लाहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसकने से एक शेरपा कूली की मृत्यु और 4 के घायल होने का हमें दुखद समाचार भी मिला। फिर अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, उसका आंसर यहाँ से मिलेगा कि समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर आए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्नर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मृत्यु के बाद हम लोग के चेहरे कैसे उदास हो गए, तो कर्नल खुल्नर ने क्या कहा, तो आप ये लिखेंगे। ये देखिए, इस पंक्तियों में अगर ये 3-4 जो क्वेश्चन मैंने आपके आगे लिखे हैं 5, अगर इनमें से कोई भी आता है तो आप इन पंक्तियों से आंसर ढूंढेंगे कि प्रेमचंद उपनेता जो थे वो अग्रिम दल को नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बांधा, जो सबसे बड़ी बांधा थी, वो खम्बू निपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। हमें उन्होंने कहा कि वहाँ तक रास्ता साफ कर दिया है, पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का हमने जायजा भी ले लिया है। लेकिन हिमपात में अनियमित यानी लगातार हिमपात हो रहा है और इस कारण बदलाव भी आ रहा है, तो जो रास्ता हमने साफ़ किया है उस पर हमें दोबारा काम करना पड़ सकता है, यानी वो ढक सकता है और हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। उसके अलावा फिर अगर ये क्वेश्चन आता है और नीचे ये मैंने 2 प्रश्न दिए हैं, अगर ये दोनों आते तो इसका उत्तर होगा बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें जलवायु अनुकूल ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे क्योंकि हमें मृत्यु के ही समाचार मिल रहे थे शुरुआत में ही। वहाँ मैंने दूसरी बार, वो बताती है, बेस कैंप पर मैंने दूसरी बार एवरेस्ट, लाहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से टेढ़ी मेढ़ी नदी को देखकर भौचुकी होकर खड़ी रह गई। मैंने दूसरी बार वहाँ एवरेस्ट को देखा था, उससे जो टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ बह रही थी उसे देखकर मैं हैरान हो गई। फिर अगर ये हिमपात किस कारण होता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से लिखेंगे कि हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं, मतलब खिसकती हैं और नीचे गिर जाती हैं। सीधे धरातल पर चट्टान गिरने से उनमें दरार भी पड़ जाती है। इस दरार का गहरा और चौड़ा होना हिमविदर कहलाता है। अगर हिमविदर किसे कहलाता है, तो यही जो दरारें जब गहरी हो जाती है और चौड़ी होती हैं तो ये हिमविदर का नाम से जानी जाती हैं। फिर अब डॉक्टर मीनू मेहता कौन थी, अगर ये क्वेश्चन आता है, या उन्होंने यात्रा में किस बात से अवगत कराया, तो आप लिखेंगे दूसरे दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें
एल्यूमीनियम को सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना। इस सीढ़ियों से कैसे पुल बनाए जाएं, लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग कैसे किया जाए, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधा जाए, इन सभी अभियांत्रिक कार्यों की हमें जानकारी दी। हमें ये सब सिखाया। तीसरे दिन सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए मैं रीता गोबू के साथ चढ़ने लगी। अब मीनू के बाद मुझे रीता गोबू मिली, जिन्होंने मुझे सामान ढोना सिखाया, कैसे सामान लेके चढ़ते हैं। हमारे पास वॉकी टॉकी भी था जब वो मुझे बता रही थी, जिसे हमें हर कदम की जानकारी बेस कैंप को देनी थी और हम दे भी रहे थे। फिर मुझे मिले अंग दोरजी, लोपसांग, गगन बिपसा, जो साउथ कोल पर मिले, जहाँ हम पहुँचे थे 29 अप्रैल को, और वो 7,900 मीटर पहुँचने पर वो हमें साउथ को मिला था। वहीं पे हमने अपना कैंप 4 भी लगाया था। क्वेश्चन आता है कैंप 4 कहाँ लगाया, कितनी ऊंचाई पे लगाया। बेस कैंप में लेखिका का उत्साहवर्धन किसने किया, या और अगर ये इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप इस वाले सार से लिखेंगे। वह तेंजिंग, जो तेंजिंग था वो अपनी सबसे छोटी बेटी डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात करते थे। ये उनकी आदत थी कि जो भी प्रत्येक सदस्य होता था, जो शेरपा होता था, वे उनसे बात करते थे, उनका परिचय करते थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय यह कह के दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मतलब नई हूँ, पहली बार आई हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग तो हंस पड़े और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनका भी पहला अभियान है, लेकिन यहाँ आने से पहले वो 7 बार एवरेस्ट आए हैं, चढ़े हैं, लेकिन चढ़ नहीं पाए तो वापस चले गए। अब इतनी दूर आए वो भी पहली बार आए हैं। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा। उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम तो पर्वतीय इलाके से आए हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले प्रयास में ही चढ़ जाना चाहिए। अब जो प्लेन से आते हैं उन्हें टाइम लगता है, बर्फ़ पे चढ़ने की आदत नहीं होती पहाड़ों पे, लेकिन पहाड़ वालों को तो आदत होती है। आगे अगर आपसे ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका आंसर आपको इन पंक्तियों में मिलेगा कि 15 और 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से की बर्फीली ढलान पर एक सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू कैंप में थी और मेरे साथ 10 व्यक्ति और भी थे। रात के 12:30 बजे मेरे सिर के पिछले हिस्से से एक सख्त चीज टकराने से मेरी नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी और बहुत भारी कोई चीज़ मेरे सर से मुझे कुचल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही। पता चला कि एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ऊपर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह भीषण गर्जना के साथ गिरा है। लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर कैंप का तहस नहस हो गया। हर व्यक्ति को चोट लगी। तो लोपसांग ने, और मुझे भी चोट लगी, मैं भी बर्फ़ के अंदर धंस गई। तो लोपसांग ने अपनी स्विच छुरी की मदद से हमारे तंबू का पहले फटाफट रास्ता साफ किया और मैं जो बर्फ़ के अंदर धंस गई थी मुझे तेज़ी से बचाने की कोशिश की। अगर बच्चों को थोड़ी सी देर कर देता तो मेरी मृत्यु हो जाती। आगे बताती है 16 मई को 8 बजे हम सभी कैंप में पहुँचे। कैंप 2 में पहुँचे। 9 के 9 पुरुषों को चोट लगी थी, किसी की हड्डी टूटी थी। बेस कैंप में उन्हें वापस भेजा। तभी कर्नल कुल्लर ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, तुम भी डर गई हो क्या? तुम भयभीत थी क्या? तुम वापस जाना चाहोगी? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है कि लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी या कैसे तैयारी शुरू की, तो आप इन पंक्तियों से लिखेंगे कि मैं साउथ कोल पहुंची, मैंने पहले खाना बनाया, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन इकट्ठे किए, और फिर जय और मीनू जिनके साथ मुझे अगली चढ़ाई करनी थी उनको देखा। वे धीरे धीरे ऑक्सीजन के भारी बोझ के साथ आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप समरी की इस पंक्तियों से लेंगे आंसर। यह दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्य की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को गर्म चाय से भरने के बाद नीचे जाने का निश्चय किया। मैं लेखिका बताती है कि दोपहर बाद मैंने अपने दल के, अब जब सब हादसा हो गया उसके अगले दिन, मैंने अपने जो दूसरे दल थे उनकी मदद के लिए एक थर्मस में जूस भरा और दूसरे में चाय भरने के बाद नीचे जाने का निश्चय किया। लेकिन बर्फीली हवाओं से तंबू
जब बर्फीली हवाओं में मैंने तंबू से बाहर कदम रखा तो बहुत ही ठंडा था। तभी मेरी मुलाकात मीनू से हुई। फिर मीनू और जाए को मैंने चाय पिलाई और उन्होंने कहा कि तुम आगे मत जाओ क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और बर्फीली है। लेकिन मुझे की से मिलना था। तो की ने जब देखा कि मैं इतने जोखिम भरे रास्ते से भी उसके पास आई हूँ, उससे मिलने, उसे चाय पिलाने, तो ये बात देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने मुझसे पूछा, तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? तो मैंने बड़ी दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के प्रत्येक सदस्य की मदद करनी चाहिए। ये उनकी सहयोग की भावना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन अगर ये आता है कि कैंप कहाँ लगा, तो आपको पता था चौथा कैंप साउथ कोल पे लगा था। तो कितनी ऊंचाई पे लगा था मैंने ऊपर आपको बताया है, जो समरी में आया है। आप उसके साथ ऐड कर सकते हो कि साउथ कोल है क्या चीज़। तो थोड़ी देर बाद हम साउथ कोल कैंप पर पहुँचे। वह साउथ कोल क्या है? पृथ्वी की बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। तो आप बाकी ऊंचाई और कौन सा कैंप 4 वहीं पे लगा था। अगले दिन सुबह 4 बजे हम उठे। मैंने बर्फ़ पिघलाकर चाय बनाई, फिर बिस्कुट आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। 5:30 बजे अंगदौर जी के साथ मुझे चढ़ाई करनी थी। अंगदौर जी ऐसे व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। तो एक ही दिन में मुझे साउथ कोल की चोटी तक वापस आना है अगर मैं उनके साथ चलूँगी। वापस आना तो बहुत कठिन था और बहुत ही परिश्रम का कार्य था, पर इसके अलावा मेरे साथ और कोई जाने वाला था भी नहीं। तो वो एक और मुझे प्रॉब्लम थी इसके अलावा कि यदि अंगदौर के पैर ठंडे पड़ गए तो उन्हें लौटाकर आने का भी जोखिम था। मुझे भी अंगदौर पे विश्वास था। अन्य कोई व्यक्ति भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं था कि मुझे उनको भी देखना है और खुद भी वापस भी आना है। तो सुबह 6:20 पे अंगदौर जी के साथ मैं साउथ कोल से बाहर निकल दी। तो दिन ऊपर चढ़ी आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई शुरू कर दी। अंगदौर जी एक निश्चित गति से, नॉर्मल जितनी तेज़ चलना चाहिए उतनी गति से वो चढ़ रहे थे। मैं भी उनके साथ साथ चलने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी कठिनाई मुझे हो रही थी। फिर आगे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आए चोटी की स्थिति कैसी थी, तो उस समय बच्चों जमी हुई बर्फ़ की सीधी ढलान थी। चट्टानें बड़ी सख्त थी और बुरबुरी थी और ऐसी लग रही थी जैसे शीशे की दीवार बिछी हो। हमें बर्फ़ को काटना था फावड़े से, और वो भी सोच समझ के। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदौर जी ने, मतलब उसका जो कैंप बनता था सबसे लास्ट शिखर पे पहुंचने का, उस कैंप तक हम 2 घंटे में पहुंच गए। तो अंगदौर ने पीछे मुड़कर मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं। जिसे सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित भी हुए। भी लास्ट कैंप है, इतनी ऊंचाई में आ गए हैं वो, लेकिन खुश भी हुए। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। हम थोड़ी देर वहाँ बैठ गए लास्ट कैंप पे, तो हमारे पास पहुँच गया। फिर हमने चाय पी, फिर चढ़ाई शुरू की। तो लहाटू ने हमें नायलॉन की रस्सी लाया था साथ में, क्योंकि सीधी चट्टानें थी ना। तो अंगदौर और मैंने उन्हीं के सहारे अब आगे चढ़ना था। लहाटू ने रस्सी को बीच में पकड़ा हुआ था। हम दोनों की सुरक्षा के लिए संतुलन बना के रखा था। लहाटू ने ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों पर जब लोग चढ़ते हैं तो उनको 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, और मेरे पास 2.5 लीटर थी और मैं 2.5 लीटर से चल रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले रेगुलेटर से मेरी ऑक्सीजन पूरी की। जैसी ऑक्सीजन पूरी की तो मुझे सांस लेने में आसानी हुई, और कठिनाई मुझे जो पर्वत चढ़ने पे हो रही थी वो काफ़ी कम हो गई, और वो आसानी लगने लगी मुझे पर्वत पे चढ़ना। दक्षिण सिरे के ऊपर बर्फ़ की गति और बढ़ गई थी। हवा भी बहुत तेज़ थी। तेज़ हवाएं और बर्फ़ तो उड़ उड़ के चारों तरफ फैल रही थी। तो हवा के झोंके, पूरी बर्फ़ के कणों चारों तरफ उड़ रहे थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी बर्फ़ उड़ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ढलान भी एकदम सीधा था, जरा सा पैर फिसलना, नीचे गिरना। मेरी सांस मानो रुकी ही गई थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर हम एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गए। मैं एवरेस्ट की चोटी पे खड़ी हो गई। एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाली मैं पहली भारतीय महिला बनी। एवरेस्ट जो था शंकु की चोटी की तरह था, ऊपर से बिल्कुल नुकीला, नीचे चौड़ा। इतनी भी जगह नहीं थी कि हम 2 लोग, अंगदौर और मैं, पहले पहुंचे थे।
हम वहाँ पे खड़े हो जाएं। तो हमने सबसे पहले बर्फ़ के फावड़े से जो खुदाई करके अपने को सुरक्षित किया। फिर मैं घुटनों के बल वहाँ बैठी। मैंने बर्फ़ को जो था उसे माथे को उस पर लगाया, उस सागर माता के ताज का चुंबन किया, एवरेस्ट का। फिर बिना उठे मैंने थैले से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला, अपने साथ लाल एक कपड़ा लाई थी, उसमें मैंने लपेटा, पूजा की, फिर उसको बर्फ़ में वहाँ पे दबाया। तभी अपने माता पिता को भी याद किया, यानी लेखिका धार्मिक परिवार से थी। जैसे ही उठी मैंने हाथ जोड़ के अपने नेता जो अंगदौर जी थे उनका भी आदर भाव से प्रणाम किया, क्योंकि उनके बिना मैं चढ़ाई पूरी नहीं कर सकती थी। उन्होंने भी मुझे बधाई दी, मुझे गले लगाया और मेरे कान में धीरे से कहा, दीदी तूने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ ही देर बाद वहाँ पे सोनम पुलजर पहुँचे, उन्होंने हमारी फ़ोटो ली। और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि कर्नल कुल्लर ने कैसे बधाई दी। तो कर्नल कुल्लर को पता लग गया कि मैं एवरेस्ट पे पहुंच गई हूँ, बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए सबसे पहले तुम्हारे माता पिता को बधाई दूंगा। वे बोले, देश को तुम पे गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस आओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े गए संसार से बिल्कुल अलग होगा, यानी आप पहली भारतीय महिला एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कहलाओगी, तुम्हारा इतिहास रच दिया तुमने। ऐसे कह के उन्होंने हमें बधाई दी।